नमस्ते दोस्तों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है नफरत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शिल्पा और अमित की शादी के पहले एक दूसरे को जानने और समझने का सिलसिला 3 महीने तक चला था और यह समय वासंती बयार की तरह गुजर गया था। दोनों के परिवारों ने मिलकर सगाई की रस्म कर दी थी और सगाई के बाद एक दूसरे को समझने के नाम पर दोनों ने शहर के सारे मंदिरों और रेस्टोरेंट के चक्कर लगा दिए थे। अमित अपने परिवार की तारीफ करता और बताता कि उसके मम्मी पापा, भाई भाभी और सबसे बढ़कर उसकी माया दीदी कितनी अच्छी है। वे शिल्पा को कितने प्यार से अपनाएंगे और यह कि उसे उम्मीद है कि शिल्पा भी उन सब में जल्दी ही घुल मिल जाएगी। वह यह भी आश्वासन देता कि शिल्पा के रिटायर्ड बूढ़े मम्मी पापा का वह बहुत ख्याल रखेगा। शिल्पा को लगता कि उसका होने वाला पति एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति है और वह भविष्य के प्रति आश्वस्त हो जाती। पर कभी कभी कोई छोटी सी बात खटक जाती और शक के अंकुर डाल जाती। जैसे उस दिन अमित ने पार्क में टहलते हुए झील की तरफ से आती ठंडे रेशम के एहसास सी हवा में उड़ते शिल्पा के बालों को देखकर तारीफ की थी। कितने खूबसूरत बाल है तुम्हारे। शिल्पा मुस्कुरा दी और धन्यवाद बोली। तब अमित बोल उठा, और तुम्हारी मुस्कुराहट तो उससे भी सुंदर है। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई कमी नहीं है। सच, अगर तुम यह नौकरी नहीं कर रही होती तब भी हर तरह से पत्नी के रूप में यू वुड बी माई ग्रेट चॉइस। सुनकर शिल्पा को कुछ असहज महसूस हुआ, जैसे वह उसे एक सामान, एक वस्तु की तरह परख रहा हो। अमित आगे बोला, मैं तुम्हें अपने लाजवाब गुणों के बारे में भी बता दूं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। सभी कहते हैं मेरी होने वाली पत्नी बहुत लकी होगी क्योंकि मैं अच्छे अच्छे डिशेस बनाकर उसे खिलाऊंगा। तुम्हें कुकिंग आती है या नहीं। शिल्पा हंस पड़ी। मुझे उतनी अच्छी कुकिंग तो नहीं आती, बस दाल चावल रोटी सब्जी बना लेती हूँ। कोई स्पेशल डिशेस बनाने हो तो माँ हमेशा दीदी को ही कहती है, वे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। पढ़ाई और जॉब की व्यस्तता के बीच मैं ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाई, लेकिन अब सीख लूँगी क्योंकि मुझे दिलचस्पी है सीखने की। अमित उत्साह में भरकर बोला, अरे कोई बात नहीं, शादी पत्नी से खाना बनवाने को थोड़ी की जाती है। खाना बनाने को हम एक कुक रख लेंगे। तुम तो बस सज धज कर इसी तरह सुंदर लगा करना, मेरा काम इसी से चल जाएगा। अमित की इस बात से शिल्पा का दिल बाग बाग कर गया। कितने सुंदर दिल का है उसका मंगेतर। वह भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गई, लेकिन ख्वाबों और उम्मीदों की बनावट से बने हुए 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए और पति पत्नी बनते ही जिंदगी एक नई राह पर चल निकली। जिसके शुरुआती सफर में झटके पर झटके खाती शिल्पा अक्सर अमित से पूछ बैठती थी, और कहाँ गए वे हमारे सपने, वे इरादे। और अमित कहा करता, अब हम पति पत्नी हैं और इस रिश्ते में जिम्मेदारियां होती हैं, सपने नहीं। शिल्पा उसकी बातों में घुली आत्ममुग्धता मिश्रित आत्मविश्वास के सामने उसे सही और स्वयं को गलत मानने की आदत डाल बैठी। शादी के दूसरे ही दिन अमित ने उससे बोला, तुम इतना तेज तेज क्यों चलती हो। शिल्पा को बड़ी शर्म आई कि वह अपनी ऑफिस वाली चाल ही ससुराल में चल रही थी। उसने अपनी चाल ठीक कर ली और कदम नाप नाप कर रखने शुरू कर दिए। जो 15 दिन अपने ससुराल में उसने गुजारे, उसने हर संभव कोशिश की कि अपने व्यवहार से सासू माँ, संध्या भाभी और माया दीदी के दिलों को जीत ले, जिनकी जांचती परखती सी निगाहें हर समय उसी के इर्द गिर्द घूम रही होती थी। छुट्टियां खत्म हुई और दोनों ने इंदौर वापस आकर अपनी अपनी नौकरियां ज्वाइन कर ली। कुछ दिन अमित बिना बात मुंह फुलाए रहा। शिल्पा ने उसे बहुत मनाया, बहुत बार पूछा, भला क्या बात हो गई, अचानक से इतना मूड तुम्हारा ऑफ क्यों हो गया। अमित ने कहा, मेरे घर पर मेरे सारे लोग मेरे लिए बहुत चिंतित हैं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना, तुम में घर चलाने का कोई गुण भी नहीं है। वे लोग यही सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा। सुनकर शिल्पा दुखी हो गई। उसे बहुत बुरा लगा कि उसके सारे प्रयास बेकार ही गए। चलते समय सासू माँ, संध्या भाभी और माया दीदी से प्रेम पूर्वक मिलकर वो आई थी। उन्हें कीमती साड़ियाँ गिफ्ट स्वरूप दी थी और वे सब स्टेशन पर उसे विदा करने भी आई थी। शिल्पा ने उनसे सहानुभूति और प्रेम की अपेक्षा की थी, इन शिकायतों की नहीं। इंदौर में अमित शाम को अपने दोस्तों के साथ घुमा करता, पार्टियां करता।
और शिल्पा ऑफिस से घर आकर यूट्यूब से तरह तरह के व्यंजन बनाने की विधि सीखने की कोशिश करती और बनाया करती। अमित बड़ा चालाक भी था। खाते वक्त वो उसके बनाए हुए व्यंजनों की खूब तारीफ भी कर देता, लेकिन अपने दोस्तों के यहाँ पार्टियों में जब उसे लेकर जाता तो दोस्त की पत्नी के बनाए भोजन की प्रशंसा खूब करता और साथ साथ में ये शब्द ज़रूर जोड़ देता, भाभी जी क्या डिनर बनाया था आपने, ज़रा हमारी बीबी साहिबा को भी तो कुछ सिखा दीजिए। हमारी ज़िंदगी तो दाल भात और आलू की भुजिया पर ही कट रही है। पता नहीं हमारी बेबी आपके जैसे खाना बनाना कब सीखेगी। भाभी जी सुनकर बड़ी प्रसन्नतापूर्वक खिलखिला उठती और शिल्पा वह बेचारी उदास हो जाती। बाद में अमित इसके लिए भी उसकी क्लास लगाता, कहता इतनी अनसोशल क्यों हो तुम। अभय और सुनील की पत्नियों को देखो कैसी हंसमुख है, तुम्हें तो बस मुंह लटका कर बैठ जाना आता है सबके बीच। मैं भी हंसमुख हो लेती अगर इस तरह सबके बीच तुम मेरी बुराइयां नहीं गिनवा रहे होते। अरे घर पे तो मेरे बनाए खाने की बड़ी तारीफ करते हो और वहां जाकर मेरे खाने को नाम रखकर तुमने मेरे खाने पर तो क्या मेरे सारे कामों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए। तो ये क्या बुराइयां हैं। अरे अपने बारे में सच्चाई सुनना पसंद नहीं है तुम्हें, और थोड़ा सा सहजता से लिया करो ना इन सब बातों को। बी पॉजिटिव यार। शिल्पा ही मन मारकर चुप हो जाती ऐसी बातों पर। उसने सोचा कि अब तो वह इन सारी बातों को, घरेलू कामों को सीख कर ही दम लेगी। उसने अपनी सारी जान लगा दी कि घर के कामों में एक्सपर्ट बन सके। पर अमित को प्रसन्न कर पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। सारे घर की सफाई करके वह घर को चमका देती, तब भी अमित को खिड़कियों पर धूल नजर आ जाती और वह उसके छुट्टी के दिन खिड़की दरवाजों की साफ सफाई में पूरे खराब करवा देता। यदि कोई मेहमान घर की स्वच्छता और सुंदरता की प्रशंसा कर देता तो वो कहता, अरे यह तो मैं हूँ ही इतना सफाई पसंद, मुझे तो वहां भी धूल नजर आ जाती है जहाँ किसी के नजर नहीं जाती। रोज रोज के भाषणों से थकी और पकी हुई शिल्पा ने एक पल को चाहा कि काश उसकी शादी किसी अव्यवस्थित इंसान से ही हुई होती। उसके लिए तो अमित ने कभी भी किचन में हाथ आजमाया नहीं और ना कभी घर ही सजाया, जिसके लिए वह कहता था कि मेरी शादी जिससे भी होगी वह बड़ी लकी होगी। इसी तरह कुछ और समय गुजरा और शिल्पा अब दो जुड़वा बच्चों की माँ भी बन गई। अब अमित ने घर में एक कुक रख लिया था और उसकी माँ भी आकर उनके साथ रहने लगी थी। शिल्पा को अब नौकरी, घर, बच्चे, तीन मोर्चों पर जूझना होता था। लेकिन अमित का रवैया मददगार नहीं था, बल्कि वह तो और भी आक्रामक हो उठा था। वह दिन रात उसके कामों में नुक्स निकालता और इसके अलावा कुछ भी न करता। शिल्पा अपने तनाव को अपने बूढ़े मम्मी पापा को कहकर, भले ही वो कितना ही पूछते, उनके पूछने पर भी वो बताती नहीं थी, क्योंकि अपनी चिंताएं उन पर थोपकर वह इस उम्र में उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसने अपनी सासू माँ के सामने ही अपना दिल खोला कि वे अपने बेटे को समझाए तो शायद उन दोनों की जिंदगी कुछ आसान हो जाए। लेकिन माताजी सब कुछ सुन के बड़ी संत मुद्रा में बोली, जब तुम दोनों में पटती नहीं बहू तो आपस में बात ही ना किया करो, किच किच तो होगी ही नहीं फिर, और ना ही तुम्हें टेंशन होगा। शिल्पा ने ये सुनकर अपना सर पकड़ लिया कि सासू माँ भी किस तरह की सोच रखती हैं। सासू माँ ने घर के नौकर सुरेश को लेकर भी शिल्पा को नसीहत दे डाली लगे हाथ। सुनो शिल्पा, काम तो उसी ने करने हैं, समय से काम करने के लिए उसके पीछे मत पड़ा करो। जैसा मन करे उसका उसे करने दिया करो, तब खुश रहेगा और अतः भी अपने घर में टिकेगा भी। सुरेश भी घर में शक्तियों के संतुलन को, घर में किसका पलड़ा भारी है इस बात को समझ गया था। सासू जी की चापलूसी में वह लगा रहता और दिन भर अधिक समय उनके साथ में गप्पे ही लड़ाता रहता। शिल्पा घर और नौकरी के समय से कटौती करके बच्चों को समय देने की कोशिश करती, क्योंकि बच्चों की ज़रूरतों की उपेक्षा होने पर उसका अपना हृदय अपने कामकाजी होने को लेकर अपराध बोध से भर जाता। पर इससे दूसरे असंतुष्ट हो जाते। वह जैसे ही तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने को होती, अमित एक ना एक किसी न किसी चीज को लेकर बखेड़ा शुरू कर देता।
किसी दिन उसके मैचिंग सॉक्स नहीं मिलते थे, तो किसी दिन उसको नाश्ता पसंद नहीं आता या उसके पसंद का नहीं बना होता। किसी दिन उसके शर्ट में गंदगी होती। अमित दांत पीसकर उस पर चिल्लाने लगता, ना खुद कुछ करना जानती है और ना ही सुरेश से ही काम लेना जानती है। इससे तो अच्छा होता मैंने किसी अनपढ़ लड़के से शादी की होती। यदि शिल्पा अपनी सफाई में कुछ कहती तो उसका जवाब होता, तुम्हारी माँ ने और कोई गुण तो सिखाए नहीं, हर बात का जवाब देना सिखा दिया है। शिल्पा का ड्राइवर रोज बरामदे में बैठा हुआ अमित की बकझक सुना करता। अक्सर ही शिल्पा ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाया करती। शिल्पा जानती थी कि ये ड्राइवर ऑफिस में पहुंचकर उसके बराबरी के साथ के लोगों में बैठकर गॉसिप करेगा। इन सब चक्करों में एक दिन बॉस ने इस बात के लिए उसे मेमो दे दिया कि वह अक्सर ही देर से पहुंच रही है। शाम को दुखी शिल्पा ने अमित को अपनी परेशानी समझाने की कोशिश की, पर अमित बोला, तुम्हें ज़रूरत ही क्या है इतना बड़ा अच्छा एम्प्लॉय बनने की? अभी अपने बच्चे छोटे हैं, थोड़ा कैरियर पर कम ध्यान दोगी तो भी चलेगा। अथर्व और आरव का चौथी कक्षा में रिजल्ट अपेक्षा अनुकूल नहीं आया। अमित ने कहा, कम से कम बच्चों की देखभाल ही ठीक से कर लेती, और तो कुछ तुमसे ढंग से होता नहीं। बच्चे माँ की जिम्मेदारी होते हैं। मम्मी का उतरा हुआ चेहरा देखकर अथर्व और आरव ने मम्मी से वादा किया कि वे आइंदा पढ़ाई से दिल नहीं चुराएंगे। समय गुजरने के साथ साथ बच्चों ने अपना वादा पूरा भी किया। वे देखते ही देखते पढ़ाई में बेहतरीन होने लगे और 12वीं कक्षा बहुत अच्छे तरह से उन्होंने पास की और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन भी मिल गया। जब शिल्पा और अमित अथर्व और आरव को हॉस्टल छोड़ने देहरादून गए तो 4 दिन उन्हें अमित की चचेरी बहन की बेटी डॉक्टर रिया के यहाँ रुकना पड़ा। डॉक्टर रिया को उन्होंने अथर्व और आरव की स्थानीय अभिभावक बनाया। रिया की दिनचर्या शिल्पा के लिए आश्चर्य से भरी हुई थी। वह सुबह 8:30 बजे ही अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती थी और शाम को 7-8 बजे तक छुट्टी मिलती उसे। बीच में सिर्फ आधे घंटे के लिए लंच लेने घर आती, जबकि शिल्पा अपने घर में लंच टाइम में समय से पहले भागी भागी आया करती, सबको अपने निरीक्षण में खाना खिलाकर ऑफिस जाती। फिर ऑफिस से समय से आधे घंटे पहले आती ताकि बच्चों को शाम का नाश्ता करा के खेलने या ट्यूशन के लिए भेज सके और डिनर की तैयारी करवाए। इस चक्कर में खुद उसका खाना पीना और हुलिया बिगड़ा हुआ ही रहता। अपने ऊपर वह बिल्कुल भी ध्यान न दे पाती। अमित हमेशा ही कहता, तुम दुनिया की सबसे अनस्मार्ट कामकाजी महिला हो। यहाँ रिया हर वक्त सवरी हुई परफेक्शन की मिसाल दिखाती थी। अपने कार्यक्षेत्र में भी वह बहुत कुशल थी और उसके ढेरों अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स घर में सजे हुए थे। अमित ने रिया को इसके लिए बहुत शाबाशी दी और घर लौटकर भी वह उसके गुण गाते हुए नहीं थक रहा था। शिल्पा ने यह भी देखा था कि कैसे रिया के घर पर उसकी सासू माँ किचन की देखभाल और सबको प्रेम से खिलाना और सब कुछ अपनी निगरानी में संपन्न करवाया करती थी। घर के हर काम में रिया से अधिक उसका पति विकास उसकी सहायता किया करता। रविवार का दिन था। घर पर कई काम मुंह बाए उसका इंतजार कर रहे थे। किचन के रैक्स की सफाई करनी थी, पर्दे मशीन में धुलने को डालने थे, सर्दियों के कपड़े निकालने को थे। अच्छा, शिल्पा ने सोचा, होते रहेंगे काम। फिर उसने खुद का रूखा सूखा चेहरा ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखा और सोचा, आज तो चल के फेशियल करवा ही लेना चाहिए। 2 साल पहले उसे याद आया कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जब शादी थी उसी समय उसने फेशियल करवाया था। वह पर्स उठाकर निकलने लगी तो अमित ने टोका, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, थोड़ा ब्यूटी पार्लर से होकर आती हूँ। सुनो, आज मेरा दोस्त सपरिवार अपने यहाँ पे डिनर के लिए आने वाला है, उसकी तैयारी करनी है। हाँ ठीक है, सुरेश कर लेंगे सारी तैयारी, शिल्पा ने रूखाई से कहा और यह कहकर वह फेशियल करवाने निकल गई। अमित उसकी उद्दंडता पर चकित रह गया। 4 बजे लौटने के बाद उसने डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी करवाई। तय समय पर सुमित सपरिवार आ गया। उसकी पत्नी बहुत खुशमिजाज थी। उसने शिल्पा से उसके बनाए हुए व्यंजनों की तारीफ की और रेसिपी भी पूछी। शाम अच्छी गुजर गई, पर उनके जाते ही अमित शिल्पा पर बरस पड़ा।
तुमने इतने बेमन से ही मार्केट से रसगुल्ले ले आए और उन्हें स्वीट डिश में सजा दिया। मेरा दोस्त इतने सालों बाद आया था, क्या गाजर का हलवा नहीं बना सकती थी तुम? गाजर थे क्या घर में? गाजर नहीं थे तो ले आती। सारा दिन तो मार्केट में घूमती रही हो, लेकिन इतना मैनेजमेंट तुमसे न हो सका कि घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद रहे समय पर। इसके बाद जो हुआ, अमित ने उसकी उम्मीद नहीं की थी। शिल्पा ऐसे सुलग उठी जैसे सूखी तीलियों को चिंगारी दिखा दे कोई। उसने आग भरी दृष्टि से देखते हुए मानो शब्दों को तोल तोल कर कहा, अगर मुझे मैनेजमेंट नहीं आता तो तुम खुद ही कर लेते। तुम्हें तो किसी ने रोका नहीं था, तुम भी तो घर में ही थे। रविवार था, छुट्टी थी तुम्हें। कोई ज़रूरी नहीं कि सब कुछ घर में दूसरा एक अकेला व्यक्ति करे और तुम निंदक की परमानेंट पोस्ट पर बने विराजमान रहो। जब इतना ज्ञान तुम्हारे पास है ही तो कभी उस ज्ञान को खुद भी उपयोग में लाया करो ना। कब तक दूसरों को ही ज्ञान बांटते रहोगे? यह कहकर उसने अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। उस समय के बाद से उन दोनों के बीच की बातचीत बंद हो गई और शिल्पा ने घर के कामों को हाथ लगाना भी बंद कर दिया। आज उनका यह अबोला शुरू हुए 2 महीने बीतने को है। शिल्पा को बड़ा आराम हो गया है। ना बोलने से भी इतने फायदे हो सकते हैं, यह तो उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। अब ना तो हर घंटे पर चाय बनाओ की टेर लगती है और ना ही एक गिलास पानी देना जरा की। और भांति भांति के दूसरे उन कामों से भी उसे मुक्ति मिल गई जो पतिदेव को खुश करने के लिए उसने किए थे, लेकिन जिनसे उसके पतिदेव कभी खुश भी नहीं हुए। अपना वक्त अब अपना है और जी भर के अपने कपड़ों, अपने मेक ओवर और अपने ऑफिस के कामों को पकड़ में लाने पर खर्च किया जा सकता है। 18 सालों से वो दूसरों की प्रोग्रामिंग में रोबोट बनकर चलती रही। उसने आज ना जाने कितने दिनों बाद एक पेंसिल स्केच बनाया है। वह तो भूल ही गई थी कि कभी पेंसिल का स्केचिंग उसकी एक प्रिय हॉबी रही थी। लेकिन इन सबसे बढ़कर यह कि अब उसे ताने नहीं सुनने पड़ते। ताने नहीं सुनने से उसका दिमाग एकदम शांत रहता है और रचनात्मक सृजनात्मक हो रहा है। वे भी दिन थे जब इस शख्स से एक दिन ना बोलो तो उसका खुद का मन खराब हो जाता था कि घर का वातावरण कहीं तनावपूर्ण ना हो जाए। वह खुद ही जाकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करती थी, बिना वजह खुद ही उसे सॉरी बोल लेती थी। लेकिन अब वह दोस्ती का प्रस्ताव किस लिए दे, जबकि उसे इस परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है कि पति ताने इसलिए नहीं सुनाता कि पत्नी में कमियां हैं, बल्कि ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह पत्नी को अपने हाथ का खिलौना समझता है। वह किचन में किसी काम से गई। अमित ने दरवाजे से झांका और जरा विनम्रता से कहा, सुनो, अगर तुम किचन में ही हो तो प्लीज क्या एक कप चाय बना दोगी? सुरेश आज बीमार है। बनाती हूँ, उसने सहज भाव से कहा। थोड़ी देर में सासू माँ और सुरेश को चाय देकर वह अमित की चाय लेकर लॉन में चली आई। अमित ने अस्वाभाविक रूप से सद्भाव भरे स्वर में कहा, अपनी भी चाय यहीं ले आओ ना। शिल्पा अपना कप भी ले आई और एक लॉन चेयर थोड़ा अपनी ओर खिसका कर बैठ गई। कुछ पलों की असहज सी चुप्पी के बाद शिल्पा ने ही अपनी बात कहनी शुरू की। सुनो अमित, मैं आपको विनम्रतापूर्वक और सूचनार्थ कुछ बताना चाहती हूँ। अमित ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा तो उसने आगे कहा, अब से घर के काम मैं उसी सीमा तक कर पाऊंगी जितने से मेरे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर ना हो और ना ही मेरा करियर और व्यक्तित्व प्रभावित हो। जैसे यदि मेरे हाथों की चाय पीनी है तो सुबह शाम एक नियत समय पर ही मिल पाएगी। छुट्टी के दिनों में 10 बार चाय पीने का मन हो, आप और सुरेश मिलकर मैनेज कर लिया करें। कारण कारण यह कि आपकी सराहना के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन आपकी सराहना तो मुझे इस जीवन में मिली नहीं, तो मैं कम से कम अपना व्यक्तित्व और जीवन का बचा हुआ अंश तो अपने लिए समेट लूं। आप तो इतने ज्ञानी पुरुष हैं। वह प्रसिद्ध कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब सब कुछ नष्ट हो रहा हो तो कम से कम आधा बचा लेना ही बुद्धिमानी है। यह कहकर शिल्पा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अमित को याद नहीं आ रहा था कि पिछली बार यह दब्बू शिल्पा इस तरह खुलकर कब हंसी थी। उसने कभी उसे इतने अच्छे से खिलखिलाकर हंसने का मौका ही जो नहीं दिया था। अमित ने विस्मित आंखों से उसे देखते हुए अपने दिल में कहा,
ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने वाले जल्दी ही मुंह के बल गिरते हैं। पर उसकी हिम्मत ना हुई और उसके होठ खुलकर यह बात नहीं कह पाए। बस उन पर एक फीकी सी मुस्कुराहट चिपक कर रह गई। तो मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी नफरत। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी अच्छी लगी या नहीं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।